हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है नीट के एग्जाम में अब आप लोगों के पास एग्जैक्टली 15 डेज का टाइम बचा है। एंड ये लास्ट के जो 15 डेज होते हैं वो किसी भी एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील करते हैं, डिसअपॉइंटमेंट होता है। वो बच्चे जिनका ऑलरेडी एक अच्छा स्कोर आ रहा है, एक सेटिस्फैक्ट्री स्कोर आ रहा है मॉक टेस्ट में, वो तो फिर भी अपने पॉजिटिव चीज़ों पर मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि कैसे हम इसी स्कोर को मेंटेन करेंगे नीट में। पर वो स्टूडेंट्स जिनका स्कोर सेटिस्फैक्ट्री नहीं आ रहा है या अभी भी वो अपने डिज़ायर्ड स्कोर से, अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग कट ऑफ है, तो जो भी आपका कट ऑफ स्कोर है उससे अगर आप अभी भी पीछे हैं तो वो क्या चीज़ें हैं जिनको करके आप एक कोशिश कर सकते हैं अपने स्कोर को इम्प्रूव करने की, है ना। ऑल वी कैन डू इज़ द एफर्ट ओनली। भाई ऐसा तो कोई मिराकल तो हो नहीं जाएगा बच्चों कि अगर हमारे 200 मार्क्स हैं और एकदम से हम 700 स्कोर कर लें। ये जो भी आपका नीट का स्कोर होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कितने अच्छे एफर्ट्स, कितने ट्रू एफर्ट्स किए हैं, कितना टाइम आप पढ़ाई को दे सकते थे आपने दिया है, कितने मॉक टेस्ट में आप अपीयर हुए हैं, उनको आपने एनालिसिस किया है या नहीं किया है, रिवीजन कितना अच्छे से किया है, एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी फॉलो की भी है या नहीं की है। तो ये जो लास्ट के अब आपके पास 15 डेज हैं बच्चों, इन 15 डेज में एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए वो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन एक जनरलाइज वीडियो है जिसमें कि जो बच्चे ऑलरेडी अच्छा स्कोर कर रहे हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि वी नेवर नो, क्या पता अभी आपका एक बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है बट एग्जाम आप इन्हीं 15 दिन में कुछ ओवर कॉन्फिडेंस फील करने लग जाएं या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाए जिसकी वजह से आपको नीट में स्कोर नहीं आए। तो आप किन बातों का ध्यान रखें जिससे आपका वो स्कोर मेंटेन रहे, बल्कि उससे भी आप थोड़ा बेटर ही परफॉर्म कर आएँ। और वो स्टूडेंट्स जिनका अभी भी स्कोर नहीं आ रहा है, स्पेशली सबसे ज़्यादा दिक्कत इस समय उन बच्चों को हो रही है जो अभी भी अपने टारगेट स्कोर से 40 या 50 मार्क्स पीछे हैं, है ना। तो ये जो 40 या 50 मार्क्स का गैप है बच्चों, इसको फिल करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं होती है। आप खुद सोचो, अगर हम एक छोटी सी कैलकुलेशन देखें तो 40 से 50 नंबर अगर आप और लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुल 10 से 12 क्वेश्चंस और सही करके आना है। और अगर मैं इन 12 क्वेश्चंस को चारों सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में डिवाइड कर दूं तो ये चारों सब्जेक्ट्स में अगर 3-3 क्वेश्चंस भी आप और सही करके आ जाएंगे तो आपका 12 × 4 48 मार्क्स का अपने आप इंप्रूवमेंट हो जाएगा, जो आपको कट ऑफ लिस्ट से बाहर नहीं बल्कि सिलेक्शन की लिस्ट के अंदर कर देगा। तो ये कौन सी चीज़ें हैं, किस तरह आप अपनी चीज़ों पे वर्कआउट करें, स्ट्रेंथ पे ध्यान दें या वीकनेस पर ध्यान दें, टाइम मैनेजमेंट कैसे आपको फॉलो करना है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे दूर रहना है, मॉक टेस्ट देते हुए किन बातों का ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ें भी आप इन लास्ट के 15 डेज में फॉलो कर लेते हैं तो जो भी आप अभी स्कोर कर रहे हैं ना, उससे डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव होगा। ठीक है, देखो एक बात ज़रूर याद रखो बच्चों, आप जिस एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं ना, नीट का एग्ज़ाम जो कि इस बार 5 मई को होने वाला है, वो आपकी लाइफ में जस्ट एक फेज़ है, जस्ट एक एग्ज़ाम है। ऐसा कोई नहीं है कि उस दिन आप कोई जंग लड़ने जा रहे हैं, कोई बैटल लड़ने जा रहे हैं कि अगर आपने वहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो है ना आप लाइफ में एक बहुत बड़ा फेलियर हो जाएगा। ये चीज़ अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। इट इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम बच्चों। आपकी ये जो एज है अभी, तो आपका कितना लाइफ के इंपॉर्टेंट ईयर्स आगे आने बाकी हैं। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपने एक ऐसे एग्ज़ाम में जिसमें 20-25 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, उस एग्ज़ाम को फाइट करने का तो सोचा है आप लोगों ने। तो यही एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, पॉजिटिविटी है कि आप एटलीस्ट उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या रिजल्ट आएगा, कैसा पेपर आएगा, इन बातों में सोचने में आप या तो अपना टाइम वेस्ट कर दें या आप कैसे खुद को और बेटर परफॉर्म कर सकते हैं इस चीज़ में आप अपना टाइम लगाएं, है ना। अगर अभी आप बहुत पीछे भी हैं, सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट उन बच्चों को हो रहा होगा, आप 12th बोर्ड से फ्री हो गए हैं अपने, है ना, जो 12th के साथ इस बार एग्जाम दे रहे हैं, हो सकता है अभी मॉक्स में उनके मार्क्स 200-300 ही आ रहे हो। तो आप ऐसा मत सोचो कि आप अकेले हैं जिसके इतने मार्क्स आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो 12th के साथ इतने ही मार्क्स लाते हैं बट फिर वो ड्रॉप लेके जब प्रिपरेशन करते हैं तो उसके बाद दे स्कोर वेरी वेल, दे आर इन वेरी गुड गवर्नमेंट कॉलेजेस राइट नाउ। तो आपको किसी भी चीज़ से डिसअपॉइंट नहीं होना है। आपको सबसे पहली चीज़ तो एक पॉजिटिविटी अपने अंदर रखनी है लास्ट के 15 डेज में कि व्हाट आई कैन डू इज़ माई बेस्ट, है ना। आप अपना बेस्ट करेंगे, क्या रिजल्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, आप दोबारा ड्रॉप लेना चाहेंगे नहीं लेना चाहेंगे, क्या पता इसी बार में सिलेक्शन हो जाए, वो सब बात के फैक्टर्स हैं। ठीक है, अभी आपको इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी। मुझे लगता है शायद आप इससे मेरी बात समझ सकें कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। कि मान लो कोई 2 पर्सन्स हैं
और हमने उनको कहा है कि भाई आप दोनों को ना 6 मंथ्स बाद एक मैराथन में अपीयर होना है और उस मैराथन में आपको 5 मिनट्स के अंदर जो भी एक पर्टिकुलर किलोमीटर्स है उसका चक्कर कंप्लीट करना है, उसका राउंड कंप्लीट करना है इफ़ यू वांट टू विन। ठीक है, तो हमने उन दोनों को टारगेट दे दिया, उन दोनों ने अपने अपने तरह से एफर्ट्स करने शुरू किए। पहले दोनों ने अलग अलग स्ट्रैटेजीज देखी कि यार कैसे हमें वॉक करना चाहिए, कितने मिनट में कितना पार्ट कवर करना चाहिए, अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ पे कैसे काम करना चाहिए, किस तरह की डाइट हमें लेनी चाहिए जिससे हमें थोड़ा मतलब हेल्दी मतलब पूरे टाइम पर हम अच्छे से एफर्ट्स कर पाएँ और हेल्दी रहें। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी और फिर जब उन्हें एक पर्टिकुलर प्लान मिल गया 15-20 डेज़ में, तो उसके बाद उन्होंने उस प्लान पे वर्कआउट करना शुरू कर दिया। दोनों ने अपना बेस्ट किया और अब जब उनकी रेस में 15 दिन का टाइम बचा है तो एक पर्सन तो ऐसा है जो 5 से 6 मिनट में अपनी वो रेस कंप्लीट कर लेता है, बट एक पर्सन अभी भी ऐसा है जिसको वो पर्टिकुलर किलोमीटर्स कंप्लीट करने में 10 मिनट का टाइम लग जाता है। तो अब आप मुझे बताइए इन दोनों के पास क्या ऑप्शंस हैं जिससे वो ये इंश्योर कर सकें कि उस दिन वो जो रेस वाला मेन डे है मैराथन का, उस दिन वो अपना बेस्ट करें। जो फर्स्ट पर्सन है वो तो क्या करेगा, वो इन 15 दिन में भरपूर कोशिश करेगा कि जो 5 to 6 मिनट का टाइम मुझे लग रहा है वो जो 6 मिनट है तो उसको भी मैं 5 क्या बल्कि 4 में ही करूं, जिससे कि उस दिन दिक्कत ना आए, है ना। और जहां जहां पर भी उसको लग रहा है थोड़ी छोटी छोटी वीकनेस है उन पर उसको ज़्यादा वर्कआउट करना है। लेकिन जो दूसरा पर्सन है जिसको अभी भी रेस कंप्लीट करने में 10 मिनट का टाइम लग रहा है बच्चों, वो इन लास्ट के 15 डेज में बताओ क्या करे। क्या वो कोई नया तरीका अपनाए, क्या वो इन लास्ट के 15 दिनों में उन चीज़ों को देखना शुरू करे कि यार मैं कुछ ऐसा कर लूँ कि नया स्ट्रैटेजी अपना लूँ, नए तरह से रन कर लूँ कि मेरे को वो रेस कंप्लीट हो जाएगी। अगर उसने ऐसा किया तो ना वो इधर का रहेगा ना इधर का रहेगा। जो उसको पैटर्न आता है उस पर तो उसने मेहनत की नहीं इन लास्ट के 15 डेज में, बल्कि नए नए तरीके अपनाता रहा, जिससे ये 15 दिन का टाइम भी वेस्ट हो गया। तो उसने बिल्कुल ही इंश्योर कर दिया कि उस दिन मेरी रेस वैसे भी कंप्लीट नहीं होने वाली। व्हाट ही कैन डू इज ओनली द प्रैक्टिस। जो मेथड उसे आता है, जिसमें वो अच्छा है, जिसमें वो बेस्ट है, उसी को अगर लगातार 15 दिन वो रिवाइज करता रहे, प्रैक्टिस करता रहे, तो फिर भी ऐसा हो सकता है कि वो अपने इन आवर्स को थोड़ा इम्प्रूव कर ले, इन मिनट्स को थोड़ा इम्प्रूव कर ले। और फिर जिस दिन मेन रेस का डे होगा, अगर उस दिन वो जो सेकंड पर्सन है वो नहीं भी कंप्लीट कर पाता है ना वो रेस, तो भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उसके पास फिर से 2 ऑप्शंस हैं। अगर उसका मन नहीं है अब आगे पार्टिसिपेट करने का, जो नेक्स्ट ईयर मैराथन होगा, तो वो एग्जिट कर सकता है, नो प्रॉब्लम, देयर आर सो मैनी अदर ऑप्शंस। और अगर उसके पास है, उसको लगता है कि नहीं यार मेरा तो यही पैशन है, मैंने तो डिसाइड कर रखा है कि मुझे इसी मैराथन में मेडल जीतना है, तो वो फिर से अपने बेस्ट एफर्ट्स डालेगा, फिर से एक नई शुरुआत करेगा, है ना। तो आपको यही चीज़, यही एग्जाम्पल ध्यान रखना है लास्ट के इन 15 दिनों में जो आपका एग्जाम का डे होगा, कि आप जस्ट जो कर सकते हैं वो है प्रैक्टिस। अब वो प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में कैसे हो वो मैं आपको इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स के थ्रू बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है बच्चों, वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। जनरली किसी भी एग्जाम की बात करो, जब भी आपके बोर्ड्स हुए होंगे, 10th बोर्ड्स, 12th बोर्ड, तो मैंने देखा है बच्चे अपनी नींद को सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। 10th 12th बोर्ड में तो चलो हो भी सकता है वो स्ट्रैटेजी आपको फॉलो कर गई हो, बट यहाँ बच्चों सारा दिमाग, सारा खेल आपके दिमाग का ही है। उस दिन आपका ब्रेन जितना अलर्ट मोड में, जितना रिफ्रेशिंग मोड में रहेगा ना, उतना ही आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो आपको अपनी नींद से, अपने स्लीप आवर्स से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार इन 15 दिनों में मैं 3 से 4 घंटे सो लेता हूँ, उससे मेरे को पढ़ने का ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, तो एग्ज़ाम के दिन आप ब्लैकआउट हो सकते हैं बच्चों। आपके दिमाग में बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। मैंने ऐसे भी कई सारे एग्जाम्पल्स बच्चों से सुने हैं कि मैम हमने ज़्यादा नहीं सोए थे हम, और उस दिन हमें एकदम कुछ याद ही नहीं आया, सब कुछ ब्लैंक हो गया दिमाग में, कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि किसका क्या ऑप्शन करना है। तो प्लीज़ अपनी नींद को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आपको उस दिन के लिए एक हेल्दी माइंड अपने साथ लेके जाना है। वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने शेड्यूल को डिस्टर्ब ना होने दें। तो प्रॉपर स्लीप लेनी है आपको, 6 से 7, 6 घंटे, 7 घंटे मैं कहूँगी कि ज़रूरी है आप सोएं ही सोएं। बाकी का जो टाइम बचता है उसमें से 4 से 5 घंटे तो बच्चों रूटीन वर्क्स में लगी जाते हैं। तो 12 घंटे एक अप्रोप्रिएट टाइमिंग है। ये टाइम तो सब बच्चों को लास्ट के 15 डेज में सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। देन अब इस 12 घंटे में आप क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें? तो सबसे पहली चीज़ तो लास्ट के इन 15 डेज में जो सबसे बड़े फ्रेंड हैं आपके, वो हैं मॉक टेस्ट बच्चों।
जो आपको जनरली जिससे बच्चों को बहुत डर लगता है, फियर लगता है, जिसे बच्चा अपना दुश्मन समझते हैं, यही टेस्ट आपके सबसे बड़े दोस्त होते हैं। आप कितना भी थ्योरी पढ़ लो, कितनी भी चीज़ों को आप बार बार थ्योरेटिकली रिवाइज कर लो, बट जब उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं ना, तो क्वेश्चन में कई बार ऐसी चीज़ें हमें दिख जाती है जो ऐसा इम्पैक्ट डालती हैं जो नॉर्मली थ्योरी से हमें नहीं पता चलता। वही चीज़ मॉक टेस्ट में होती है। भाई मॉक टेस्ट में आपके पास 3 घंटे 20 मिनट का टाइम है, उसमें आपको वही नीट के पैटर्न का सेम टेस्ट देना है। तो आप उससे सीखेंगे कि कौन सी चीज़ों पे आप सही कर रहे हैं, कौन सी चीज़ों को आप गलत कर रहे हैं। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि अब शुरू करना है मॉक टेस्ट देना, मैं आपको पहले भी मैंने आपको बताया था कि मॉक टेस्ट आपको पूरे साल देने होते हैं, लास्ट में फ्रिक्वेंसी थोड़ी बढ़ा देनी होती है। और अगर आखिरी 15 दिनों की बात करूं मैं, तो अगर आपका स्कोर ऑलरेडी 600 प्लस 650 प्लस चल रहा है ना, तो आप बच्चों डेली एक टेस्ट दो, डेली दो आराम से, क्योंकि आपके पास भाई अब आप ऑलरेडी 600 प्लस पे तो पहुंच ही गए। इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हद तक क्लियर है ना। अब आपको सिर्फ ये नहीं पता चल, अब पूरा जो आपका कोर्स है इतना सारा तीनों सब्जेक्ट्स का, उसको आप पूरा कैसे रिवाइज करेंगे, क्या तरीका है उसका। डेली आप कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता उससे कोई बेनिफिट होगा। हाँ, अगर आप डेली एक FST देंगे, फुल सिलेबस टेस्ट देंगे, तो ज़रूर आपको एक प्रॉपर एनालिसिस मिलेगा कि किस तरह की चीज़ें मैं गलत कर रहा हूँ। तो आपको डेली हो सके तो एक टेस्ट आपको देना है और उस टेस्ट को एनालाइज भी करना है। ऐसा नहीं टेस्ट देके छोड़ दिया और फिर पढ़ने में लग गए, फिर अगले दिन के टेस्ट की तैयारी में लग गए। आपको वो टेस्ट देकर, अगर 3 घंटे 20 मिनट 3.5 घंटे का आप टेस्ट दे रहे हैं, तो उसके बाद अपना 1 से 2 घंटे एटलीस्ट उस टेस्ट के एनालिसिस में लगाओ और जो चीज़ें आप गलत कर रहे हो उन चीज़ों को आप रिवाइज करो। ठीक है। अगर आपका स्कोर अभी थोड़ा पीछे है, अगर मान लो आपको अभी आप 500 तक स्कोर कर रहे हैं अपने मॉक टेस्ट में, तो अल्टरनेट दे दो। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर आप अभी 500 तक ही पहुँचे हैं ना, तो ये जो अभी गैप है वो गैप फुलफिल करने के लिए, इसका मतलब आपको अभी टॉपिक्स पर थोड़ी कमांड नहीं हो पाई है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया है उन टॉपिक्स पर, तो इसका मतलब आपको उन चीज़ों को रिवाइज करना ज़रूरी है। तो एक दिन आप टेस्ट देंगे, अपनी गलतियाँ एनालाइज करेंगे और अगले दिन उन चीज़ों को पढ़ने के लिए अच्छा खासा समय देंगे। अगर 12 घंटे का टाइम है आपके पास, तो आप 4 घंटे फिजिक्स को, 4 घंटे केमिस्ट्री को, 4 घंटे बायो को दो। NCERT से बायो रिवाइज करो, केमिस्ट्री में जिस तरह की गलतियाँ कर रहे हैं उस चीज़ों को रिवाइज करो, फिजिक्स में फॉर्मूला मिस्टेक हो रहा है या कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, किसी कॉन्सेप्ट पे पकड़ नहीं है, तो उन चीज़ों को आप करेंगे ऑल्टरनेट डे पर। ठीक है। और देखो अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ बच्चों कि आपको जो आपके टेस्ट में गलतियाँ हैं उनको जब तक आप पॉइंट आउट नहीं करोगे, फाइंड आउट नहीं करोगे, तब तक आपको ये ही नहीं पता चलेगा कि व्हाट इज़ योर एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, कहाँ स्कोप है इम्प्रूव करने का, है ना। तो इधर से थ्योरी पढ़ ली, इधर से टेस्ट दे दिया, फिर थ्योरी पढ़ ली, फिर टेस्ट दे दिया, दिस इज़ नॉट अ गुड वे। आपको हर टेस्ट के बाद एक प्रॉपर एनालिसिस ज़रूरी है। ओके। अगर किसी बच्चे का स्कोर अभी बहुत पीछे है ना, तो फिर डेली टेस्ट दे दे के भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप डेली अपना 5-6 घंटे टेस्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे अच्छा तो आप एक टेस्ट दें, उसमें जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं उनको अच्छे से उन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए अगले 2 दिन लगाएं, फिर तैयारी के साथ दोबारा एक टेस्ट दें, फिर अगले 2 दिन आप लगाएं। समझ रहे हैं। तो ये जो फ्रिक्वेंसी मैंने यहाँ पर लिखी है वो इस वे में लिखी है कि आपको कहाँ वर्कआउट करने की ज़रूरत ज़्यादा है। ओके। तो जो बच्चे ऑलरेडी बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं वो डेली टेस्ट दो, अपनी गलतियाँ निकालो, उन पे वर्कआउट करो, और जिनका स्कोर अभी पीछे है वो अल्टरनेट डे या एवरी 3 डेज पर एक टेस्ट दो, दैट विल बी इनफ फॉर यू। ठीक है। चलिए भाई, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि जो भी आपका टेस्ट का स्कोर आ रहा है ना, कई बच्चे इसलिए टेस्ट नहीं देते बच्चों क्योंकि उन्हें लगता है कि यार फिर वही 200-300 नंबर आएंगे, फिर मुझे डिसअपॉइंटमेंट होगा कि मैंने इतनी कोशिश की, इतनी मेहनत की, एक नई स्ट्रैटेजी भी अपनाई थी, फिर से मेरा स्कोर वही रह गया। तो आप ना टेस्ट से बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत हो। अच्छी बात है ना, वहाँ नीट में जाके धक्का लगता, शौक लगता कि मेरे इतने ही नंबर आ रहे हैं, मैंने तो इतनी तैयारी करके गया था। उससे अच्छा तो आपको यहीं पर इवैल्यूएट हो जाएगा कि आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना है। जो भी आपका स्कोर आ रहा है ना, आप बस उस स्कोर को ध्यान में रखते हुए जहाँ भी गलतियाँ हो रही हैं उन पर आप अपना मेहनत करो। गलतियों के साथ साथ मैं बताऊं, अभी आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताने वाली हूँ कि वीकनेस पर कैसे काम करना है और स्ट्रेंथ पे कैसे काम करना है। दोनों पॉइंट्स पर काम करना ज़रूरी है, बट प्लीज़ डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि वही एग्जाम्पल याद रखो कि वो जो सेकंड पर्सन है जो अभी भी अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा है, उसके पास कोई नई स्ट्रैटेजी का टाइम नहीं बचा है। वो लास्ट के 15 दिनों में सिर्फ अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकता है।
ठीक है, तो आते हैं थर्ड पॉइंट पर, स्ट्रेंथ वर्सेस वीकनेस। जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ज़्यादातर बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि मैम इन लास्ट के दिनों में हम क्या करें, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को रिवाइज करें या वीक टॉपिक्स को रिवाइज करें। तो देखो, अगर हम टॉपिक्स की बात करें बच्चों, अगर हम चैप्टर्स की बात करें, तो ये अब राइट टाइम नहीं है जब आप अपने वीक चैप्टर्स को उठाकर बैठे। पूरे एक साल में आपने उन चैप्टर्स पे थोड़ा बहुत तो वर्क किया ही होगा, लेक्चर्स देखे होंगे, क्वेश्चंस किए होंगे, हर साल में जो भी, उस साल में जो भी आपने टेस्ट दिए हर महीने, उनमें भी वो क्वेश्चन नहीं बन पाए। तो अगर वो नहीं बन पाए आपसे, तो लास्ट के 15 दिन में कैसे हो सकता है बताओ। किसी भी टॉपिक पे कमांड करने के लिए 15 दिन तो एक चैप्टर को समझने में लग जाता है अच्छे से, है ना। तो जो टॉपिक्स आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं ना, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई डिफाइंड टॉपिक्स नहीं है कि मैम ये टॉपिक्स डिफिकल्ट हैं, नहीं। हर बच्चे के अपने अपने अलग टॉपिक्स होते हैं। जिस बच्चे को हर टॉपिक पे कमांड होती है उसके लिए कुछ डिफिकल्ट जैसा नहीं होता। जहाँ तक मुझे लगता है नीट में ऐसा कोई, फिजिक्स में कुछ टॉपिक्स हैं जो बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, अदरवाइज जो आपका सिलेबस है बायो का, केमिस्ट्री का, अब तो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आता है, तो डिफिकल्ट जैसा कुछ नहीं है। बट येस, अगर आपको लगता है कि नहीं यार इस टॉपिक के क्वेश्चन तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होते, तो उन टॉपिक्स को ना साइड में रख दो। अभी कुछ नहीं हो जाएगा ऐसा 15 दिन में कि आप उन पर वर्कआउट करके अपना स्कोर इंप्रूव कर लेंगे। तो अभी आप इस पर बिल्कुल ध्यान ना दें। व्हाट यू हैव टू वर्क ऑन इज द स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। जो आपके बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं ना, उनमें से कोई गलत ना हो जाए क्वेश्चन। क्या ऐसा हो रहा है, आप खुद मॉक टेस्ट में एनालाइज करना, आप जो भी आप कल परसों मॉक टेस्ट दें, कि जो टॉपिक्स आपको लगता है मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, क्या उस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ मॉक टेस्ट में? डेफिनेटली हुआ होगा। जो हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स होते हैं उनसे हम सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक करके आते हैं बच्चों, क्योंकि जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं, क्वेश्चन में हमने आधा क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और हम तुरंत ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं। हमने पढ़ा ही नहीं होता है पूरा क्वेश्चन कि आगे उसमें कोई एक ऐसा वर्ड छुपा हुआ है जो पूरे क्वेश्चन का मीनिंग ही पलट देगा। बायो में तो आपको पता है एक्सेप्ट, नॉट, इनकरेक्ट, इस तरह के वर्ड्स में हम उलझ जाते हैं। कई बार हम सोच क्या रहे होते हैं और हमने कोई और टॉपिक को लेकर दिमाग चल रहा होता है, जबकि पूछा कुछ और गया होता है। तो इस तरह की जो सिली मिस्टेक्स होती है वो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में ही होती है अक्सर। तो आपको अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना है इन 15 दिनों में कि उनमें से तो एटलीस्ट कोई गलती आपको नहीं करके आनी है, ठीक है। और जो थोड़े बहुत एवरेज टॉपिक्स होते हैं ना, जिनमें हमें लगता है कि हाँ यार ये टॉपिक ना मैं जब भी मैम ने पढ़ाया था या क्लास में सर ने पढ़ाया था उस समय मैं बीमार हो गया था या कुछ हो गया था, पर है तो बड़ा आसान, तो उनके लिए आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसमें भी मैं कहूँगी कि ज़्यादा डेप्थ में ना जाएं। जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे बार बार नीट में PYQs आपको मिल रहे हैं, बस उन टॉपिक्स को आप उस चैप्टर से पढ़ लें, ठीक है। तो आपको इस तरह से अपने टॉपिक्स पर वर्कआउट करना है। जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उन पे खूब मेहनत करनी है, लास्ट के 15 दिन में इतना अच्छे से रिवाइज करना है कि उनमें से पूछा गया क्वेश्चन गलत ना हो। बहुत वीक टॉपिक्स को छेड़ना ही नहीं है, और एवरेज टॉपिक्स में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पर वर्कआउट करना है, ठीक है। किसी भी टॉपिक के डेप्थ में अब नहीं जाना, उसका टाइम थ्रू आउट द ईयर होता है, नॉट द लास्ट टाइम, क्लियर। अब वीकनेस की बात करते हैं, तो फिर वीकनेस पर कहाँ वर्क करना है, वीकनेस आपको कहाँ से फाइंड आउट करनी है बच्चों। कोई चैप्टर वीक है उस पर वर्क नहीं करना, जो आप टेस्ट देंगे ना, मॉक टेस्ट देंगे, उसमें आपको अपनी मिस्टेक फाइंड आउट करनी है कि वो किस पैटर्न की गलती है जो बार बार आप रिपीट कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, कोई भी टीचर आपको नहीं बता सकता कि दिस इज़ योर पैटर्न ऑफ मिस्टेक, है ना। वो आप जब एनालिसिस करेंगे, जो बच्चे करते हैं ट्रूली उनको पता भी है कि किस तरह से गलतियाँ निकाली जाती हैं, कि हम कहाँ एग्जैक्टली गलत कर रहे हैं, और एकदम पीसफुल माइंड से अगर आप क्वेश्चन पेपर देंगे तो इस तरह की चीज़ें आपसे रिपीट नहीं होंगी। आप बार बार इन गलतियों को जब नोटिस करेंगे ना, तो आपका ब्रेन अपने आप अलर्ट हो जाएगा कि यार अब मुझे ये गलती नहीं करनी है, बहुत बार कर चुका मैं पेपर में। पर अगर पता ही नहीं होगा आपके माइंड को कि दिस इज़ योर पैटर्न ऑफ मिस्टेक, तो वो कैसे अलर्ट करेगा आपको उसके लिए, है ना। आप अपना के देखना, जो भी नेक्स्ट टेस्ट दोगे आप, पहले वाला जो भी आपने टेस्ट दिया है उसमें अपना पैटर्न ऑफ मिस्टेक ढूंढना और उस पर वर्कआउट करना कि वो रिपीट ना हो। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, फॉर्मूला गलत लगा रहे हैं, तो एक फॉर्मूला शीट बना के दीवार पर लगा दो, बन चुकी होगी, उसको लगाओ, बार बार रिवाइज करो उसको, डेली एक बार रिवाइज करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ गलतियां कर रहे हैं नेम रिएक्शन से रिलेटेड, अगेन जहाँ पे भी आपने लिख रखा है उनको अपनी दीवार पे लगा दो, उनको बार बार रिवाइज करो। बायो में आप एग्जांपल्स ज़्यादा गलत कर रहे हैं, तो एग्जांपल्स जिन चैप्टर्स के कर रहे हैं उनको कहीं लिख लो, फटाफट एक बार डेली एक बार उनको रिवाइज करो। यही तो वीक पॉइंट्स हैं जिन पर आप वर्क करके जो आपका 40-50 मार्क्स का गैप है उसको फिल कर सकते हो। इनसे कुछ नहीं होगा कि आपके जो चैप्टर नहीं आते उन पे आप वर्क करो और सोचो कि मैं लास्ट के 15 दिन में कोई जादू हो जाएगा, नेवर, ठीक है। तो आपको किस तरह से अपनी स्ट्रेंथ और किस तरह से वीकनेस पर काम करना है, दैट इज क्लियर टू यू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर।
अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब हम मॉक टेस्ट देते हैं, जब हम नीट का एग्जाम देंगे तो किस तरह की स्ट्रैटेजी हमको फॉलो करनी है जिससे हम बेस्ट कर सकें। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का मैं ये सुनती हूँ कि बच्चे बोलते हैं कि मैम हम तो पूरा एंड तक ही नहीं पहुँच पाए पेपर पे, हमने शुरू किया था, कोशिश की थी कि करें, पर लास्ट के कुछ क्वेश्चंस तो रह ही गए, 10-20 क्वेश्चन हमसे रह ही गए, और घर पे आके देखा तो उन 10-20 में से हमको काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते थे, अगर हम वो कर देते तो हमारा स्कोर अच्छा होता। तो ये तो एक बहुत ऐसी मिस्टेक है ना बच्चों जो कि आप इजीली अवॉइड कर सकते थे, ऐसी चीज़ तो होनी ही नहीं चाहिए एग्जाम में। तो व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी? आपको सिंपल सी बात है, आपको पता है कि नीट में जब अब इतना हाई कट ऑफ जाता है तो वहाँ पर ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है, स्पीडली काम करें और एक्यूरेटली काम करें। अगर आपने फटाफट में गलतियाँ कर दी तो भी वेस्ट है, और आप आराम से पेपर कर रहे हैं और कुछ ही क्वेश्चन एकदम सही करके आए तो भी आपका स्कोर नहीं आने वाला। तो दोनों की एलिमेंट्स हो गए हैं नीट में सिलेक्शन के लिए। तो ये चीज़ कैसे आप कर सकते हैं कि आप जो भी मॉक टेस्ट देंगे, या तो आप ये ऑलरेडी पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप इसको फॉलो करें, नो प्रॉब्लम। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि आपको पेपर हमेशा कोशिश करनी चाहिए 2 राउंड्स में कंप्लीट करने की। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, आता है तो टिक, नहीं आता है तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करना, उस पर गोला लगाओ, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, आता है तो ठीक, नहीं आता है तो गोला लगाओ, ठीक है। उसमें भी आप 2 तरह के सिंबल्स रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये वो क्वेश्चंस हैं जिन पर मुझे अभी सेकंड राउंड में वर्क करना है, तो आप क्वेश्चन मार्क लगा दो, और जो आपको बिल्कुल ही नहीं आता उस पर आप क्रॉस या कुछ भी राउंड लगा दें, ठीक है। तो आपको फटाफट एक क्वेश्चन पे ज़्यादा नहीं रुकना। अगर बायो में आप एक क्वेश्चन पे मुश्किल से 20 सेकेंड, बस 15-20 सेकेंड दें और आगे बढ़ें, पढ़ें उसको, दें आगे बढ़ें, पढ़ें आगे बढ़ें। इस तरह की आपको अप्रोच रखनी है थ्रू आउट द पेपर, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है। जब ये आपका राउंड कंप्लीट हो जाएगा, है ना, तब ये कंप्लीट होने के बाद, जैसे मान लो आपका जनरली, अगर मैं मानूँ कि आपका 3 घंटे 20 मिनट यानी 200 मिनट का एग्जाम होता है ना, 200 मिनट्स आपको मिलते हैं, जिसमें आप कोशिश तो यही करते हैं ना कि पूरे के पूरे 200 क्वेश्चंस को आप एक बार रीड तो कर लें एटलीस्ट। हालांकि यू नो कि उसमें से आपको अटेम्प्ट सिर्फ 180 ही करने होते हैं, बट आप रीड तो करेंगे। तो 1 मिनट पर क्वेश्चन अगर मैं क्वेश्चन पे ही लगा दूंगी तो क्या मेरे पास OMR शीट भरने का टाइम बचेगा? क्या मेरे पास सेकंड राउंड का टाइम बचेगा? नेवर। तो आप ऐसे कैलकुलेशन ना करके चलें कि 1 क्वेश्चन पर मिनट, 1 मिनट पर क्वेश्चन है मेरे पास, आपके पास हाफ मिनट पर क्वेश्चन है, उससे भी कम ही रखें आप, बायो में तो और भी कम, ठीक है। इस तरह से आपको फर्स्ट राउंड अपना कंप्लीट कर लेना है, और जब भी आप राउंड कंप्लीट कर रहे हैं ना बच्चों, तो उसी के साथ साथ आपको OMR शीट भी फिल करनी है। कई सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि एकदम लास्ट में OMR फिल करेंगे, उससे 2 प्रॉब्लम होती है। पहली तो ये कि अगर आप एकदम लास्ट में OMR फिल करेंगे ना तो माइंड में एक टेंशन बनी रहेगी कि और अभी तक OMR नहीं भरी, कहीं 10 मिनट का ही टाइम बचा तो, और बाई चांस सच में लास्ट में 10 मिनट में आप OMR भर रहे हैं तो आप सोचो कितना ज़्यादा आप गड़बड़ कर सकते हैं उसमें जल्दीबाजी के चक्कर में। 2 का 3 भर दिया, 3 का 4 भर दिया, कोई ऑप्शन किसी में भर दिया, एंड लास्ट में जो चेक होना है वो तो OMR ही होना है ना। आपने क्वेश्चन पेपर में कितने भी क्वेश्चन सही करे हो, अगर OMR में ही सही फिल नहीं किया तो एग्जामिनर को तो आप सिर्फ OMR शीट देकर आने वाले हो ना, पेपर तो नहीं देकर आने वाले कि इसमें देख लेना ये कितने गलत हैं और कितने सही हैं मेरे। तो OMR शीट ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको आप साथ साथ में फिल करते चलें। साथ साथ में कैसे? साथ साथ का मतलब है कि जनरली ज़्यादातर बच्चे यही सीक्वेंस फॉलो करते हैं, पहले बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। बायो में वही जैसे आपके क्वेश्चंस होते हैं, पहले बॉटनी के, फिजियोलॉजी के। तो आपने बॉटनी जैसे ही कंप्लीट किया आपने 50 क्वेश्चन, फिर आप उसकी OMR भर लें। फिजियोलॉजी के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, फिर उसकी, फिर केमिस्ट्री, एंड लास्ट में फिजिक्स, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होता है ना, दूसरा फायदा ये होता है आपको कि आपके माइंड को एक छोटा सा ब्रेक मिल जाता है। एक तो आप लगातार एनालिटिकली सोच रहे हैं, कर रहे हैं, आप जब OMR फिल कर रहे हैं तो हल्का सा वो जो कुछ मिनट्स का 5 मिनट अगर आपको लगे OMR फिल करने में एक सब्जेक्ट की, तो वो आपके लिए एक रिलैक्सेशन टाइम हो जाता है, ब्रेन को थोड़ा सा आराम मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए लास्ट के लिए OMR ना रखें, तो आप टेंशन फ्री रहेंगे कि यार जितने क्वेश्चन मुझे आते हैं वो फिल हो चुके हैं, और दूसरा आपके माइंड को छोटे छोटे ब्रेक्स मिलते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ये चीज़ स्पेशली ध्यान रखनी है। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है बच्चों वो ये कि जनरली बच्चे क्या करते हैं, जब सेक्शन B पर आते हैं तो हमारी आदत होती है कि पहला क्वेश्चन हो गया हमसे, फिर दूसरा कर दिया हमने, तीसरा कर दिया। तो कई सारे बच्चे ना स्टार्टिंग के 10-11 क्वेश्चन ही पढ़ते हैं, उनको सॉल्व करके नेक्स्ट पेपर पे बढ़ जाते हैं। उनको लगता है कि ये जो लास्ट के 4-5 एडिशनल क्वेश्चन है इनको पढ़ने में टाइम क्यों वेस्ट करना है। हाँ, अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि शुरू के जो 10-11 क्वेश्चन मैंने किए हैं वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है, जो शुरू के बेस्ट मतलब जो 10 क्वेश्चन मैंने किए हैं वो बिल्कुल सही हैं, तो आप मत पढ़ो लास्ट के 5 क्वेश्चन, कोई बात नहीं। बट अगर आपको इतना सा भी डाउट है ना बच्चों कि यार इस क्वेश्चन में शायद गलत हो सकता है, तो प्लीज़ वो जो 5 क्वेश्चन है उन्हें पढ़ लो।
उन्हें पढ़ लो, क्या पता उनमें कोई बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट क्वेश्चन आपको आता हो, 3 क्वेश्चन भी अगर आपको आते होंगे तो अगेन 12 मार्क्स का सीधा सीधा इंक्रीज होगा उस सेक्शन में आपका। ओके, तो बेस्ट 10 आपको करने होते हैं सेक्शन बी में। ऐसा नहीं है कि आप है ना बस टाइम बचाने के चक्कर में क्वेश्चंस कोई ना देखें, आपको जो अच्छी तरह से आते हैं, फुल कॉन्फिडेंस से आते हैं, उन्हीं को अटेम्प्ट करके आए। ठीक है, क्लियर। एक लास्ट चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहूँगी यहाँ पर एग्जाम पेपर से रिलेटेड। मैंने क्या देखा है कि बच्चे क्या करते हैं कि जब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, है ना, एग्जाम में, तो या घर पे भी आप जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जब बच्चे मुझसे डाउट्स पूछते हैं, तो ये मिस्टेक मैंने कॉमनली नोटिस की है। बच्चे कहते भी हैं कि हाँ मैम हमने तो ध्यान ही नहीं दिया इस चीज़ पर, कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप क्वेश्चन पढ़ के चारों ऑप्शन देखते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा, कन्फ्यूज़न हो रहा है उस क्वेश्चन में, तो आप क्या करते हैं, दोबारा से उन 4 ऑप्शन को पढ़ते हैं, यार ए गलत है कि सही है, बी गलत है कि सही है, बार बार उन 4 ऑप्शन में ढूंढते रहते हैं, उसी में घूमते रहते हैं। जबकि आपको करना क्या है पता है, अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा तो आपको ऑप्शंस बार बार नहीं पढ़ने बच्चों, आपको क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना है। आपको क्वेश्चन में वो कीवर्ड ढूंढना है जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाई मुझे देख लो, मुझसे तुम्हें आंसर मिल जाएगा। उस कीवर्ड को नोटिस करना, जिन बच्चे को आ गया वो बच्चे एमसीक्यूज गलत नहीं करते हैं। बट ये जो कीवर्ड्स होते हैं क्वेश्चंस में जो सीधा सीधा हमें आंसर बताते हैं कि ये आंसर होगा, वो कीवर्ड आपको ढूंढना सीखना है। किसी भी क्वेश्चन में, घर पे भी जब भी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो, अगर आप अटक रहे हो तो प्लीज़ बार बार ऑप्शन मत पढ़ो, क्वेश्चन के हर वर्ड को पढ़ो और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स लग रहे हैं उन सबको सर्कल करो और तुरंत आपको दिख जाएगा कि अच्छा यार मैं ये गलती कर रहा था, यहाँ पर ये पूछा गया है। तुरंत उस वर्ड पे आप स्टार बना दो। जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, लॉन्ग टाइम के लिए बता रही हूँ, इतना टाइम नीट में नहीं लगाना है। नीट में तो आपको अपने आप हैबिट पड़ जाएगी उस कीवर्ड को देखने की, और तुरंत वो जो 4 में से 2 ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाते हैं, 2 रह जाते हैं जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं। तुरंत पता चल जाएगा कि इसका सही आंसर क्या है, और सिली मिस्टेक्स भी नहीं होंगी, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स भी नहीं होंगी। तो आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड करने की हैबिट डालनी है, ना कि बार बार ऑप्शंस को रिपीट करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये जो भी मैंने एग्जाम पेपर से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, ये लास्ट के 15 डेज में आप, और मतलब ये ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे ने पूरे साल ही ये सब नहीं किया और सिर्फ 15 दिन में कर लिया और कोई मैजिक हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता बच्चों। बस हाँ, आपको एक तरीका पता चल जाएगा कि अगर आप पहले से कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, इसी पैटर्न को अपना के रखें। नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट इतना भी, अगर आपका इतना भी आपने लास्ट के 15 दिन में प्रैक्टिस कर ली और अपना नीट का स्कोर थोड़ा सा बूस्टअप कर लिया ना, तो आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार ठीक है, मैं 1 साल और ड्रॉप ले सकता हूँ, एक बार दोबारा तैयारी कर सकता हूँ, मेरा मन है इस फील्ड में जाने का, मुझे करना है ये एग्जाम, आई वॉन्ट टू ट्राई वंस अगेन। तो वो कॉन्फिडेंस भी आपको अभी बिल्डअप करना है अपने अंदर। ठीक है, तो जस्ट ये सोच के ना पढ़े बच्चों कि नहीं मुझे तो 650 प्लस लाना है या मुझे तो एम्स में जाना है 700 ही लाना है। जो आप जिस सिचुएशन में हैं, जहाँ जो भी आपका अभी मॉक टेस्ट का स्कोर है, प्लीज़ उसको एक्सेप्ट करो कि यार ये मेरी मेहनत है जो इस तरह से अभी मुझे स्कोर दे रहा है। अब इस स्कोर को मैं कोशिश करूँ कि इतना तो ले आऊँ कि मुझे अगर दोबारा ट्राई करना है इस फील्ड में, तो मैं अपने पेरेंट्स को कह सकूँ कि देखो मेरे 12th के साथ इतने आए थे और अब फर्स्ट ड्रॉप में इतने आए, या पहले मॉक टेस्ट में शुरू में इतने आते थे और अब इतने आए, तो क्या मैं एक बार और तैयारी कर सकता हूँ, क्या मैं खुद को एक चांस और दे सकता हूँ, है ना। ये फैक्टर हमेशा सोच के चलो, जिससे आपको उस दिन एग्जाम हॉल में बहुत रिलैक्सेशन रहेगा। कोई ऐसा नहीं रहेगा कि दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन, ये लास्ट चांस है, अगर इसमें मेरा हो गया तो हो गया वरना कुछ नहीं होगा। इस चीज़ को दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। ठीक है, क्लियर। एंड लास्ट पॉइंट जो मैं आपको से डिस्कस करना चाहूँगी वो बच्चों डूज एंड डोंट्स। ठीक है, हमेशा मैं आपको ये कहती हूँ कि पॉजिटिव रहो, हेल्दी रहो, ये सब तो आपको करना ही करना है, बट स्पेशली और जो लास्ट के 15 डेज़ की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस करना है, उसमें जो भी आपने अपना डेली टारगेट सेट किया है, अगर एक टेस्ट देना है तो दिया है, उसको एनालाइज किया है कि नहीं। रात को सोने से पहले ज़रूर सोचो कि क्या मैंने आज के दिन में, अगर मैम ने कहा है कि 12 घंटे तो आपके इन्वेस्टमेंट बनता ही है पढ़ाई के लिए, दिए हैं सही में या नहीं, या उन 12 घंटों में से 4 घंटे यूट्यूब पे रील्स और शॉर्ट्स देखने में लगा दिए, है ना। इस समय आप बहुत सारा मोटिवेशनल ढूंढते रहते हैं कि हमें कुछ मोटिवेशन मिल जाए। ठीक है, मैं मानती हूँ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में, है ना। एटलीस्ट कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें पढ़ाई इन्वॉल्व है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए होता है, बट पूरे दिन मोटिवेशन ढूंढते रहने से तो कोई भी टारगेट अचीव नहीं होता ना। हाँ ठीक है, आपको अच्छा लगता है कुछ अच्छी चीज़ें देखकर, कोई भी चैनल पर, हमारे चैनल पर, किसी भी दूसरे चैनल पर आपको लगता है सिर्फ अच्छी चीज़ें ही बताई जाती हैं, तो आप अपने दिन का 15-20 मिनट का टाइम निकाल सकते हैं, आधा घंटे का टाइम मैक्स निकाल सकते हैं वहाँ से कुछ अच्छा सीखने का। बाकी ऐसा नहीं कि पूरे टाइम आप बस मोटिवेशन ढूंढते रहें या
ऐसे वीडियोस ढूंढते रहें कि नीट में ये आने वाला है, नीट में ये पूछा जाने वाला है, ऐसा करेंगे तो 200 से 700 पे पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है बच्चों, ठीक है। आप सिर्फ अपना बेस्ट एफर्ट कर सकते हैं, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, रिजल्ट उस दिन जो आएगा वो आएगा, उसके बारे में सोचना ही नहीं है हमको, ठीक है ना। देन लिखा है ना, हमारी तो गीता में ही लिखा है कि आपको अपने कर्म पे ध्यान देना है, फल की इच्छा नहीं करनी है, बस वही वाली चीज़ आपको फॉलो करनी है, ठीक है। रिवाइज करते रहना है, जैसे मैंने समझाया आपको कि किस तरह कौन सी चीज़ें रिवाइज करेंगे, क्या चीज़ पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे। टेस्ट ज़रूर देने हैं, टेस्ट को दुश्मन नहीं अपना दोस्त समझना है, और एनालिसिस ज़रूर करके अपने वीक एरियाज़ को फाइंड आउट करना है। क्लियर। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है बच्चों। अगर आप बहुत ज़्यादा इस समय, मैं मानती हूँ कि अगर आपने तैयारी की है, कहीं भी एडमिशन लिया है, जो भी फ़ी पे की है, तो बच्चों के मन में हमेशा ये फैक्टर रहता है, आप जिस एज में हैं उस एज में होता है ये हमें कि यार हमारे पेरेंट्स ने हम पर इतना खर्चा किया है, या अगर हमारा नहीं हुआ तो क्या होगा, पेरेंट्स क्या सोचेंगे कि इसने पढ़ाई नहीं की होगी। ऐसा नहीं है बच्चों। आपको लगता है ऐसा कि आपको पेरेंट्स से बेहतर कोई जानता होगा? आपको सबसे अच्छा जो समझते हैं वो आपके पेरेंट्स ही तो हैं, उन्हीं ने तो आपको बड़ा किया है, इस लेवल तक पहुंचाया है कि आप पढ़ सकें। मैं सच बता रही हूँ, जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ाई करता है ना, अगर उसका सिलेक्शन नहीं भी होता ना, तो पेरेंट्स को पता होता है कि हमारे बच्चे ने पूरी मेहनत की है, ठीक है उसका नहीं हुआ, वो आपको बाद में यही कहेंगे कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आपका मन है तो आप दोबारा तैयारी कर लो, आपका मन नहीं है तो आप कहीं और एडमिशन ले लो। वो बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे। उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो भी है वो आप हैं बच्चों, कोई और नहीं है उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट। तो आप बिल्कुल ये चीज़ ना सोचें कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारे पेरेंट्स का दिल टूट जाएगा। नहीं, उनका दिल तो इस बात से टूट सकता है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आप टूट गए तो ज़रूर वो ये फील करेंगे कि यार शायद हमने हमारे बच्चे को सही से चीज़ें सिखाई नहीं, शायद उसको फेलियर को एक्सेप्ट कर, फेलियर जैसा कुछ नहीं होता, पर आपकी नज़र में आपको लगता है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप किसी चीज़ में फेल हो गए, तो शायद हम उसको एक्सेप्ट करना सिखा ही नहीं सके, है ना। तो आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, आप अच्छी चीज़ों के लिए फाइट करें। अगर मिल जाती हैं तो ठीक है, नहीं मिलती है तो देयर आर सो मैनी ऑप्शंस, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी ये लोड ना लें कि आपका सिलेक्शन होना नहीं होना, हाँ ठीक है, अगर होता है तो हर किसी को प्राउड होता है, पर अगर नहीं होता तो वो कोई दुख नहीं होता उन्हें कि यार ये क्या, उनको अच्छा लगता है कि उनके बच्चे ने एक एग्ज़ाम के लिए मेहनत तो की, ठीक है। तो इसी चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना बेस्ट करेंगे, सच्चे एफर्ट्स अगर करेंगे तो आपके पेरेंट्स को भी पता होगा कि आपने बिल्कुल सही चीज़ की है, नहीं हुआ तो इट डजेंट मैटर अ लॉट। क्लियर। एंड सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, लास्ट के 15 दिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखें बच्चों। कोई बिल्कुल भी बाहर की चीज़ें ना खाएं जो हेल्दी रखती हैं आपको, क्योंकि गर्मियों का टाइम है। जितना हो सके बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, जितना हो सके पानी ज़्यादा पिएं, है ना। जो ये छाछ दही वगैरह गर्मी के जो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे लिए अच्छे रहते हैं, कर्ड तो इज़ गुड फॉर स्टमक ऑल्सो, ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि इस समय आप 2-3 दिन भी फीवर या बीमार पड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। क्लियर। एंड वॉट यू कैन डू, जो मैं शुरू से कह रही हूँ इस वीडियो में, सिर्फ आप अपने बेस्ट एफर्ट्स कर सकते हैं। रिजल्ट को के बारे में, उसके बाद के बारे में, नीट के दिन के बारे में आपको अभी से कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। तो आपको जो नहीं करना है वो क्या है? आपको बिल्कुल एंग्शियस नहीं होना, डिसअपॉइंट किसी भी बात से नहीं होना। हमेशा खुद को पॉजिटिव फील कराएं कि मैं एक चीज़ के लिए फाइट कर रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्लियर। हाँ, कभी भी गिल्टी फील नहीं करें किसी भी चीज़ के लिए, है ना। मैं आपको शुरू से कह रही हूँ इस वीडियो में कि दिस एग्जाम इज जस्ट अ फेज ऑफ लाइफ। अगर नहीं भी होता है तो बहुत सारे दूसरे ऑप्शन है, हो जाता है तो ठीक है भाई, अच्छी बात है, हमने इस बार जो सोचा वो टारगेट अचीव कर लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। अगर आपको लगता है कि यार हर पर्सन जो नीट निकाल लेता है वो मेडिकल फील्ड में जाकर खुद को बहुत अच्छा फील करता है, ठीक है। मेडिकल फील्ड में भी तो अपने अलग पॉइंट्स हैं। आपको क्या लगता है जितनी मेहनत आप नीट के एग्जाम के लिए करते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत बच्चों मेडिकल कॉलेज में होती है। वहाँ पर पूरा हमारा जो मेडिकल का कोर्स है, उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, ड्यूटीज़ लगती हैं 48 घंटे की। उसके बाद आपने एक ऐसा फील्ड चूज़ किया जिसमें आपको सोसाइटी के लिए हमेशा सर्व करना है, रेडी रहना है। तो देयर आर फुल ऑफ स्ट्रगल्स, ओके। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ भाई नीट निकालना ही सब कुछ है, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिसमें आपको प्रॉब्लम्स होंगी। तो आपको अपना एक फाइटिंग एटीट्यूड बनाना है, चैलेंजिंग एटीट्यूड बनाना है कि जो भी चैलेंज लाइफ में आएगा हम उसको फेस करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे, फिर आगे जो भी होने वाला है वो देखा जाएगा, ठीक है। बिल्कुल प्रेशर फील ना करें, इस पॉइंट पे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। नींद जितनी मैंने आपको बोली है, 6 to 7 आवर्स की स्लीप इज मस्ट फॉर यू, कंपल्सरी फॉर यू टू कीप योर माइंड रिलैक्स, ठीक है। हो सके तो थोड़ा बहुत योगा के लिए, प्राणायाम के लिए 15 मिनट का भी टाइम निकाल सके बच्चों तो ज़रूर से निकालें, ठीक है। और प्लीज़ बिल्कुल भी वेब सर्चिंग में, अलग अलग तरह की वीडियोज़ देखने में दिन के 2-4 घंटे वेस्ट ना करें, ओके। एंड डू रिमेंबर
देयर इज़ नथिंग लाइक फेलियर, यू आइदर विन और लर्न, ठीक है। ऐसा फेल जैसा कुछ भी नहीं होता है, ये तो ठीक है, अब हमारे शुरू से एजुकेशन सिस्टम में बना हुआ है कि अगर बच्चा कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता तो उसको बोल देना फेल हो गए, बट एक्चुअली फेल कुछ नहीं होता। अगर आपने वो एग्जाम क्लियर कर लिया तो ठीक है, आपको उस एग्जाम की बारीकियां समझ में आ गई हैं, कैसे वर्क करना है समझ में आ गया और आप जीत गए हैं। और अगर नहीं भी आप उस एग्जाम को फाइट कर पाए हैं, इस बार नहीं कर पाए हैं, तो सीधी सी बात है आपने कुछ सीखा है उससे, आपका एप्टीट्यूड डेवलप हुआ है, आपका एनालिटिकल स्किल डेवलप हुआ है, जो आप अगर दोबारा तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। नहीं करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में जाएंगे तो जो भी इस 1 साल की प्रिपरेशन में आपने सीखा होगा वो आपके आगे काम आएगा, ये आप फील करेंगे। अभी फील नहीं कर पा रहे हैं, कुछ सालों बाद आपको ये बात अपने आप समझ में आ जाएगी। ओके, तो कोई भी एक्सट्रीम स्टेप, कोई भी ऐसी चीज़ के बारे में ना सोचें कि यही एग्ज़ाम ही सब कुछ है, वो 5 मई का दिन मेरे लिए एक जंग है जिसमें या तो मुझे जीतना है या फिर मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। ऐसा एटीट्यूड लेकर जाएंगे तो जो आता है वो भी गलत हो जाएगा। रिलैक्स, बिल्कुल पीसफुल माइंड से जाएं। बिल्कुल लास्ट के 15 दिन ये सोचें कि ठीक है, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया वो मैराथन वाला, वो एग्जांपल ध्यान रखें। और जो पेरेंट्स से रिलेटेड बात बताइए कि उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ आप हैं। अगर आपने अपने एफर्ट्स किए हैं, वो समझते हैं, कोई बात नहीं, आपके अगर 300 नंबर भी आ रहे हैं ना, अगर आपने अपने एफर्ट्स किए हैं तो उनको पता है कि नहीं, मेरे बच्चे ने मेहनत से अपना काम किया है, कोई भी स्कोर आ रहा हो उनके लिए मैटर नहीं करता, सिर्फ आप उनके लिए मैटर करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें अपने दिमाग में रखें। और जो पॉइंट्स मैंने आपको बताएं कि क्या बेस्ट आप कर सकते हैं लास्ट के 15 दिनों में, आप अपना मॉक टेस्ट जितना हो सके दें, उनका एनालिसिस करें, जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको बार बार रिवाइज करें जिससे उनसे गलती ना हो। और जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, वीक टॉपिक्स मतलब जो पेपर में जो आप गलतियां कर रहे हैं, वीक एरियाज हैं पेपर में, उन वीक एरियाज पे वर्क करके अपना जो 40-50 नंबर का गैप अभी भी आ रहा है वो आप इन 15 दिनों में फिल कर सकते हैं आराम से। तो आप इन चीज़ों पे 50 के, अगर कोई बच्चा और अच्छे से अपनी गलती को समझ जाए तो हो सकता है 500 से 600 पे भी पहुंच सकता है। इट्स अप टू यू, ये आपके पोटेंशियल पर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना हद तक अपनी गलतियों पे वर्कआउट करेंगे और अपना स्कोर इंप्रूव करेंगे। जस्ट डू योर प्रिपरेशन, डोंट टेक एनी टाइप ऑफ टेंशन, ठीक है। जब जैसे ही नीट के एडमिट कार्ड आएंगे वी विल सून इन्फॉर्म यू। एंड उसके लिए अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करें। जस्ट डू योर बेस्ट एफर्ट्स। गुड लक।